अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। वान फाते की रिहाइश गाह पे सूरज अब मुकम्मल तौर पे तुलू हो चुका था। धुंध करीबन छट चुकी थी। एडम हाथ में शॉपिंग बैग लिए लाउंज में दाखिल हुआ तो असरा सामने बड़े सोफे पे बराजमान थी, टांग पे टांग जमाए मुस्कुराती हुए जैसे उसी की मुंतजिर थी। मैम, क्या मुझे देर हो गई? सर ऑफिस चले गए? वो बाहर फाते की कार गायब देख के परेशान हो गया था। उस्मान है उनके साथ, बेफिक्र रहो, सामान आसानी से मिल गया था। वो नरमी से गर्दन उठाए उसे देखती पूछने लगी, जी मैम, सब कुछ मिल गया। मैं फिर अब ऑफिस जाऊं? एडम रिलैक्स, तुम आज छुट्टी लो और घर जाओ। एडम रिलैक्स, तुम आज छुट्टी लो और घर जाओ। एडम जो बार बार घड़ी देख रहा था चुमका। मगर आज बॉस की पार्लियामेंट में तकरीर है, उनको कॉफ़ी के 2 मग चाहिए होते हैं। और अब्दुल्ला वापस आ गया है। उसने नरमी से बम फोड़ा तो एडम की मुतफक्किराना अंदाज में चलती जुबान को ब्रेक लग गई। लब ओह में सुकड़े, फिर निगाहें झुका ली। यानी मेरी जॉब ख़त्म मैम? आसमान से आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन पे आ गिरा, इतने धीरे से कि चोट लगने की आवाज़ भी नहीं आई। हाँ, मगर ऐश तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए नौकरी का बंदोबस्त कर रहा है। अब्दुल्ला तुम्हारे ही महल्ले का है ना? कोई नौकरी मिली तो अब्दुल्ला तुम्हें बता देगा। ये पैसे रख लो, ये तनख्वाह के अलावा है। तुमने अपनी मंगेतर के लिए तोहफा लेना था ना? असरा ने एक फूला हुआ लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। मैम, तनख्वाह तो बैंक में आएगी, वही काफ़ी है। मैं ये नहीं रख सकता। और तोहफे के लिए वो सिक्का बहुत था। वो उदासी से बोला, रख लो, ज्वेलर्स मेकिंग के अलग पैसे लेते हैं। ले लो एडम। एडम ने नजरें झुकाए, हाथ बढ़ाया और लिफाफा थाम लिया। अब परेशान ना हो, जाओ और अपनी मंगेतर के लिए तोहफा लो। कभी कोई काम हो तो आ जाना, ये भी तुम्हारा ही घर है। मुस्कुरा मुस्कुरा के अब असरा महमूद के जबड़े दुखने लगे थे। इससे ज्यादा अदाकारी वो नहीं कर सकती थी। अब जल्द वो उकताने वाली थी। एडम ने उसका सब्र नहीं आजमाया। मैं बॉस से आखिरी दफा मिला हूँ ऑफिस जाकर। वो जैसे इस 9 दिन की कहानी का क्लोजर चाहता था। आज उसका मूड नहीं अच्छा, इसको तकरीर भी करनी है। वो यूं डिस्टर्ब होगा। एडम, नहीं नहीं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। वो फौरन संभल गया, अपना मकाम याद आ गया। फिर उसे खुदाफिज कह के लिफाफा थामे बाहर निकल आया। असरा ने गहरी सांस ली और रिमोट उठा के टीवी लगा लिया। सारे मसले खत्म हुए। एडम बाहर आके खाली खाली सा अतराफ में देखने लगा। कहाँ वो भाग भाग के सामान लेकर फाते के घर पहुंचा और कहाँ सारे दिन की मसरूफियत चुटकी में ख़त्म हो गई थी। फरागत ही फरागत। 9 दिन की तेज़ मसरूफ ज़िंदगी, वो इन ताकतवर लोगों के दरमियान बैठना, सब राख हो गया था। और उसने कितने मौके गंवा दिए। न तालिया मुराद के बारे में फाते से पूछ सका कि वो वाकई पुलिस ऑफिसर है या नहीं। ना ही उस्मान के बारे में फाते को आगाह कर सका कि वो झूठ बोल के अशर से मिलने जाता रहता है। एडम की तो जिंदगी सिवाय नाकामी के कुछ नहीं है। उसने सोचा, अब वो ताशा या तालिया जो भी थी उसको क्या जवाब देगा? अब वो फाते की हिफाजत कैसे करेगा? सवाल बहुत से थे और जवाब नदारुद। वो सर झटकता बाहर की तरफ बढ़ गया। इन लोगों को इसकी ज़रूरत कहाँ थी भला? वो उसके बगैर भी ठीक थे। उसे फातिमा का तोहफा लेना था। सारे काम एक तरफ, वो इस सिक्के को तुड़वा के फातिमा के लिए अंगूठी बनवाने जाएगा। आज उसने तहिया कर लिया था। इसे अब अपनी छोटी बेरौनक मामूली ज़िंदगी में वापस जाना ही था। गदली धुंध का गुबार धीरे धीरे छटता जा रहा था। उस पार्क में बड़ी सी झील बनी थी। किनारे पे जॉगिंग ट्रैक था जो दूर दरख्तों में गुम होता दिखाई देता था। कुछ लोग वॉक कर रहे थे, कुछ बैठे सस्ता रहे थे। ऐसे में भारी भरकम दातिन मतलाशी निगाह नजरों से दाएं बाएं देखती चलती आ रही थी। दफतन एक बेंच के सामने वो रुकी। उस पे तालिया बैठी थी, सफेद मिनी कोट पहने, सर हाथों में गिराए। यानी तुम्हें शिकारबाजों की दास्तान पे यकीन आ ही गया और अब तुम पूरी कहानी दोबारा मेरे मुंह से सुनना। असरा ने मेरे साथ खेल खेला है। उसने झटके से सर उठाया तो उसका चेहरा देख के दातिन चुमकी। उसकी आंखें और नाक सुर्ख पड़ रहे थे। वो सख्त हर्ट लग रही थी। क्या हुआ? दातिन परेशानी से साथ बैठी और उसके कंधे पे हाथ रखा। असरा ने मुझे जल्दी बुलवाया ताकि मैं पेंटिंग मुकम्मल कर लूं और फिर वो गायब हो गई ताकि वान फाते मुझे डांटें। और उन्होंने दातिन, उन्होंने मुझे चोर कहा, बददियानत, झूठी और फ्रॉड कहा। ये सब तो हम हैं तालिया। तालिया ने सुलगती नजरों से उसे देखा। मगर उन्होंने मुझ पे किसी फाइल की चोरी का इल्जाम लगाया जो मैंने नहीं चुराई। ये ज्यादती है। वो उठ खड़ी हुई। सामने वसी झील थी और साथ ट्रैक। वो सीने पे बाजू लपेटे खफा खफा सी झील किनारे चलने लगी। दातिन ने उसका पर्स उठाया और पीछे लपकी। यानी अब वो तुम्हें अपने घर नहीं आने देंगे? चलो अच्छा हुआ इस सिक्के से जान छूटी। इस सिक्के के लिए उनके घर जाने की जरूरत भी नहीं है। वो एडम के पास है और उसे मैं संभाल लूंगी। मगर दातिन, उन्होंने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया।
وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی اور داتن اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں ہانپنے لگی تھی۔ تالیہ کے اس طرف جھیل تھی جو دھوپ میں چمک رہی تھی۔ داتن تالیہ کو اس کو دیکھنا چاہتی تو تیز آتی روشنی آنکھوں کو چندیا دیتی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے پھولے سانسوں کے درمیان کہنے لگی، تم نے کون سا دوبارہ ان سے ملنا ہے جو ان کی باتیں اہمیت رکھیں؟ اسرا نے مجھے پھنسایا ہے۔ وہ جانتی کس نے فائل چرائی ہے، یقیناً اس کے بھائی نے۔ اگر وہ بے خبر ہوتی تو اپنے شوہر کی فائل چرانے والی لڑکی سے پینٹنگ مکمل نہ کرواتی۔ اس نے اصل چور کو بچانے کے لیے سب کیا ہے۔ مجھے وہ فائل فاتح کو واپس لا کے دینی ہے۔ وہ جھیل کے سرے پہ چل رہی تھی، سنہری چوٹی کندھے پہ آگے ڈال رکھی تھی جس سے ناراض لٹیں نکل کے گردن کو چھو رہی تھیں۔ پہلے گائل غزال اور اب یہ فائل۔ فاتح کے مسائل تمہارے مسائل نہیں ہیں تالیہ۔ داتن کا سر پیٹ لینے کا دل چاہا۔ گائل غزال کو بھی میں دیکھ لوں گی، مگر وہ جو بھی فائل ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ رکی اور داتن کی طرف گھومی۔ اب دھوپ میں چمکتی جھیل اس کے پیچھے تھی جس کے باعث وہ اندھیرے میں نظر آ رہی تھی۔ داتن نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے اسے دیکھا۔ تمہیں ابھی سکہ بھی ڈھونڈنا ہے اور سمی کو بھی سنبھالنا ہے، ایسے میں تم سب چھوڑ کے وہ فائل اشر سے چرانا چاہتی ہو؟ کس نے کہا کہ میں اسے چراؤں گی؟ وہ پہلی دفعہ مسکرائی۔ وہ ایسے صرف تب مسکراتی تھی جب اس کے پاس پلان ہوتا تھا، اور تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا۔ پھر کون؟ حالم۔ اندھیرے میں کھڑی تالیہ مسکرائی۔ کرنیں اس کے اطراف سے نکل کے سامنے پڑ رہی تھی۔ حالم واپس لائے گا وہ فائل۔ داتن پدوکا کی آنکھیں پوری کھل گئیں، چھجا بنا ہاتھ نیچے گر گیا۔ تم حالم کو اس معاملے میں لانا چاہتی ہو؟ ہم نے پچھلے سال ایک ممبر پارلیمنٹ فارس ڈینیل کی بیوی کا لاکٹ چرایا تھا اور حالم نے بھاری رقم لے کر لاکٹ واپس لا دیا تھا۔ آگے تمہیں معلوم ہے کہ فارس صاحب کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ داتن نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وان فاتح نے تمہاری توہین کی، تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کیوں کرنا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ کے اطراف سے اتنی تیز دھوپ نکل رہی تھی کہ اس کا چہرہ تاریک لگ رہا تھا۔ داتن اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر اس کی آواز اس میں عجیب جادوئی پن تھا۔ کیونکہ ایک دن آئے گا جب وہ مجھے کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، ان کو میری ضرورت ہے۔ میں اس دن کے انتظار میں وہ وعدہ نبھا رہی ہوں جو ابھی انہوں نے مجھ سے لینا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور عقب میں سورج کی کرنیں جھیل کے پانی پہ رقص کر رہی تھی، گویا سونے کا چمکتا ہوا ڈھیر ہو جو حد نگاہ تک پھیلا ہو۔ 2 دن سے چھائی گدلی دھند اب چھٹ رہی تھی اور دن طلوع ہو رہا تھا۔ ملیشین پارلیمنٹ کی عمارت میں ایک اونچا ٹاور تھا جو ایک زمانے میں شہر کا بلند ترین ٹاور ہوا کرتا تھا۔ یہ ملے کرنسی کے سکے پہ بھی نقش کیا ہے، مگر کم لوگ جانتے ہیں کہ اونچے ٹاور میں صرف ورکرز کے آفس وغیرہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو بظاہر چھوٹی ٹینٹ نما عمارت بنی ہے، پارلیمنٹ اور سینٹ کے ایوان دراصل اس میں موجود ہیں۔ اس وقت وان فاتح پارکنگ میں رکی کار سے باہر نکل رہا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو دائیں طرف جمائے، وہ ازلی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوئے تھا۔ میری کافی کا دوسرا مگ کہاں ہے؟ عثمان سے چھوٹتے ہی پوچھا تو عثمان گڑبڑا گیا۔ سوری سر، یہ عبداللہ کی ڈیوٹی اور وہ پہنچا نہیں ہے ابھی تک۔ تو ایڈم کہاں ہے؟ فاتح نے صرف ابرو اٹھایا، نہ غصہ نہ اکتاہٹ۔ سر وہ بھی شاید چھٹی پہ۔ ویری پور مینجمنٹ۔ بغیر غصے کے تبصرہ سہکے اور آگے بڑھ گیا۔ سامنے سوٹ اور روایتی لباس ٹوپیوں میں موجود افراد عمارت میں داخل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ فاتح کو دیکھتے ہی بہت سے اس کی طرف بڑھے، وہ بھی مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا، سر کے خم سے سلام کا جواب دیا۔ اکثریت ممبرز پارلیمنٹ کی تھی۔ وان فاتح، آپ کے گھر سنا ہے چوری ہو گئی؟ کوئی کاغذات وغیرہ تھے؟ پولیس میں رپورٹ کی؟ اللہ کرے زیادہ نقصان نہ ہوا ہو۔ فاتح کی مسکراہٹ برقرار رہی، سر کے خم کے ساتھ شکریہ، زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہہ کے آگے بڑھتا گیا۔ جیسے ہی عمارت کے اندر لفٹ تک پہنچا، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور قدر برہمی سے وہ عثمان کی طرف پلٹا۔ یہ بات ساری دنیا کو کیسے معلوم ہوئی؟ پتہ کرتا ہوں سر۔ وہ فوراً واپس دوڑا اور فاتح نے سر جھٹکتے ہوئے لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ ملے پارلیمنٹ کے ساتھ بنے اونچے ٹاور میں اپوزیشن پارٹیز کو جو فلور ملے تھے وہ 13ویں اور 14ویں تھے، جس بات کا اکثر مذاق بنایا جاتا تھا کیونکہ یہ بدقسمت نمبر سمجھے جاتے تھے۔ ایسے ایک بدقسمت فلور پہ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا ہی تھا کہ عثمان واپس آیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ قبل وہ ہانپ رہا تھا۔ سب ممبرز پارلیمنٹ کو ان کے ورک ای میل پہ میلز ملی ہیں جس پہ ایک جعلی خبر بنا کے لکھا گیا ہے کہ آپ کے گھر چوری ہوئی ہے۔ اشر، اس نے دل میں سوچا اور عثمان کو جانے کا اشارہ کر دیا اور اپنی ڈائری کھول لی۔ اب وہ آفس میں اکیلا تھا، نفیس سا آفس جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملا کرتا تھا۔ پچھلے سال اپوزیشن کے لیڈر نے، جو کہ فی الوقت بارسن نیشنل کا چیئرمین بھی تھا، اس منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن نے وان فاتح کو اپوزیشن لیڈر چنا تھا۔ پچھلے 1 سال سے یہ اس کا آفس تھا۔
दरवाजे पे आहट हुई तो उसने नोट से नज़र उठाई। अब्दुल लतीफ़ साहब चौखट में खड़े थे। सफ़ेद बालों और जिना केप वाले अब्दुल लतीफ़ रिवायती लिबास में मलबूस थे। फ़ातिह ने ऐनक उतारी, नोट्स रखे और मुस्कुरा के उनको अंदर आने का इशारा किया। ये चोरी का क्या किस्सा है? वो कुर्सी संभालते हुए पूछने लगे। मलाका वाले घर के डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं। कभी इम्कान है कि अशर ने ये किया है, मगर खैर, उसने शाने उचकाए, मिल जाएंगे। मगर अशर ने ये किया कैसे? वो हैरान हुए थे। खिड़की के ब्लाइंड्स बंद होने के बायस ऑफिस में नीम अंधेरा सा था, मगर फातिह का चेहरा फिर भी रोशन दिखाई देता था। 1849 में एक आदमी होता था अमेरिका में, विलियम थॉमसन नाम था। वो मुस्कुराते हुए गोया हुए, बज़ाहिर बड़ा कीमती लिबास पहने मुतासिर कुन सा लगता था। एक दिन वो सड़क पे आया और एक शख्स को रोक के पूछने लगा, क्या आपको मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कल तक के लिए अपनी घड़ी मेरे पास रखवा दें? ये इतना डायरेक्ट सवाल था जिसका ताल्लुक एक इंसान की इज्जत नफ्स से था कि बहुत से लोगों ने लिहाज में उसको अपनी घड़ी भी दे भी दी। वहां से इस खेल का नाम कॉन्फिडेंस गेम या कॉन गेम पड़ा और ऐसे आदमी को कॉन्फिडेंस मैन या कॉन मैन कहा जाने लगा। कौन आर्टिस्ट बहरूपिया वो आदमी होता है जो इस चीज़ को इस्तेमाल करता है जिस पे उनके शिकार का मुकम्मल भरोसा होता है। और गहरी सांस ली। असरा हर दूसरे आर्ट कलेक्टर या आर्टिस्ट से बहुत जल्दी मुतासिर हो जाती है, इसलिए अशर ने हमारी ज़िंदगियों में एक इसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को दाखिल किया जिसने ये चोरी की। मर्द है या औरत? उन्होंने हैरत भरी दिलचस्पी से पूछा। मैं इसके पीछे इसके बारे में यूं बात नहीं करना चाहता। जो भी है, अपने किए की सज़ा इसको मिल जाएगी। वो बेनियाज लगता था और अगर कागजात न मिले, उनको तशवीश हुई। अल्लाह मालिक है, मैं कोई और हल निकाल लूंगा। और फिर मैं कहाँ इन चीज़ों से हार मानता हूँ अब्दुल लतीफ़। वो अभी कुछ और भी कहने जा रहा था कि दरवाज़ा ज़रा सी दस्तक से खुला। दोनों ने चूक के उस तरफ देखा, फिर दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। फारिस साहब आइए। फातिह ने गर्मजोशी से मुस्कुरा के दूसरी कुर्सी की तरफ इशारा किया। जो साहब अंदर आए वो सूट में मलबूस थे, पस्तकत और चीनी नकोश के हामिल, ऐनक लगाए, खुश मिजाज से लगते थे। सलाम किया और कुर्सी संभाली। मैंने आपके घर में चोरी का सुना फातिह। वो तशवीश से बैठते साथ ही बोले, पुलिस कार्रवाई कर रही है क्या? ज्यादा फिक्र की बात नहीं, उसने नरमी से मुस्कुरा के उनको तसल्ली दी। आप मुतमईन लग रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अंदर से परेशान हैं। लेकिन आप ठहरे, लीडर कभी कमजोरी जाहिर नहीं करेंगे। बहरहाल, आपने किसी इन्वेस्टिगेटर को हायर करने का सोचा है? यकीनन आप अपने घर पुलिस वालों का दाखिला पसंद नहीं करेंगे। मैं हैंडल कर लूंगा। वो नरमी से बात कर रहा था, यूं लगता था फारिस साहब की बहुत इज्जत करता है। पिछले साल मेरी बीवी का एक कीमती लॉकेट चोरी हुआ था, उसकी नानी की निशानी, वो भी भरी पार्टी में से। मुझे किसी ने उस काम और फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर का बताया तो मैंने उससे रब्ता किया। उसने चंद घंटों में बरामद कर दी बराम बरामदगी कर दी। चोरी के पहले चंद घंटे बहुत अहम होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसका नंबर देता हूँ। मेरा ख्याल इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स पे मुझे इतना एतमाद नहीं है। मुझ पे तो है ना, मैंने उस आदमी से काम लिया हुआ है। इंतहाई ज़हीन और शातिर है, थोड़ा घमंडी और मगरूर भी है। पैसे भी काफ़ी लेगा, लेकिन उसकी महारत के इतने पैसे तो बनते हैं फातिह साहब। वो मुसर हुए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगा। उसने रसान से बात को टाल दिया। फारिस डैनियल बाहर आया और फ़ोन पे एक नंबर मिला के कान से लगाया। हालिम, मैंने तुम्हारी तरफ रेफ़र किया है वान फातिह को, मगर मुझे नहीं मालूम वो रब्ता करते हैं तुमसे या नहीं। अब तक चोरी की खबर इतनी फैल चुकी है कि बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स उनसे रब्ता करके उनको अपना क्लाइंट बनाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा एहसान था मुझ पे, मैं इतना ही कर सकता था। पेशानी को मसलते हुए मायूसी से कह रहे थे, खैर, मुझे कौन सा क्लाइंट्स की कमी है। जवाब में हालिम का उखड़ लहजा सुनाई दिया था। मैं तो आपके लिए कह रहा था, जब वान फातिह का मसरूका माल बरामद करके दूंगा तो वो आपके ही मकरूज होंगे, वरना मुझे क्या हूँ। खटाक से फ़ोन बंद हो गया। फारिस साहब ने गहरी सांस लेकर फ़ोन कान से हटाया। मगरूर और घुमंडी हालिम वो कभी नहीं बदल सकता था। वो कुआलालंपुर का एक मसरूफ़ बाजार था। दरमियान में पथरीली रविश थी जिस पे खरीदार चलते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में एक दुकान के आगे छतरी तले कुर्सियां मेज़ें लगी थी, जिनमें से एक पे तालिया बैठी थी और अभी अभी उसने हूँ कह के फ़ोन बंद किया था। दातिन ने नापसंदीदगी से उसे देखा। अगर हालिम अपने साबका क्लाइंट को थोड़ी खुश अखलाकी दिखा दे तो हालिम का क्या होता है? तो हालिम का क्या जाता है? किस खुशी में? हालिम का मार्केट में कोई इमेज है, कोई रोब है, उसे ख़त्म थोड़ी करना है। वो नरूठेपन से बोली। टेक लगाए, टांग पे टांग जमाए बैठी थी। सफ़ेद कोट उतार दिया था और जर्द फ्रॉक नुमा कमीज दिखाई दे रही थी। सुनहरी चोटी आगे को डाल रखी थी। खैर, मैंने ईमेल्स करके 10 मिनट में सार्ली पार्लियामान में चोरी की खबर फैला दी थी। फारिस समझाओगे कि हालिम को भी इसी तरह उड़ते उड़ते खबर मिली है और वो क्लाइंट बनाना चाह रहा है। क्या कह रहा था वो? फातिह फंस गया।
देखते हैं। वो पुरुम्मीद थी, फिर घड़ी देखी। एडम आने वाला होगा, तुम अब जाओ और काम शुरू करो। हमें मालूम करना है कि किसने फाइल चुराई है। अभी तो फातिह ने हमें हायर ही नहीं किया। कहा ना, मुझे वो वादा निभाना है जो उसने मुझसे कभी मुस्तकबिल में लेना है। जाओ मोटी, काम शुरू करो। दातिन नाक से कोड़ के उठ खड़ी हुई और बैग उठा लिया। ये वो पहला केस होगा जो हालिम ईमानदारी से हल करेगा, क्योंकि पिछले हर केस में हालिम खुद ही चोर होता था। चिढ़ाने को बोली, मगर तालिया ने असर नहीं लिया। बस मेज पे रखा सफ़ेद हैट उठा के सुनहरी बालों पे रख दिया और चेहरे के सामने अखबार फैला लिया, गोया अब वो चंद मिनट यहाँ सस्ताना चाहती थी। तालिया। ज्यादा देर नहीं गुजरी जब एडम की आवाज़ पे उसने अखबार हटा के देखा। वो सादा पैंट शर्ट में मलबूस, हाथ में शॉपिंग बैग उठाए सामने वाली कुर्सी खींच रहा था। कनपटी पे पसीने के कतरे थे, गोया धूप में चल के आ रहा हो। तुमने इस बाजार में मिलने के लिए क्यों कहा? तालिया ने एक नज़र शॉपिंग बैग पे डाली जो उसने मेज पे रख दिया था। दरअसल मैं यहाँ आया हुआ था, अगर कहीं दूर मिलता तो बस का किराया बहुत लग जाता। वो सादगी से कह के बैठ गया। चेहरे पे शफाफ सी मुस्कुराहट थी। मेरी जॉब खत्म हो गई आज, चेतालिया। आज क्यों? वो चूंकि। अभी तो 2 दिन रहते थे। क्योंकि अब्दुल्ला वापस आ गया है। खैर, मेरे नज़दीक तुम्हारे 11 दिन अभी ख़त्म नहीं हुए, तुम्हारी जॉब जारी है। वो टेक लगाए, सर पे तिरछा हेट रखे, मुस्कुरा के बोली, ओके। वो हल्का सा मुस्कुराया। अब मुझे क्या करना होगा? वो पुरजोश और मुतजस्सिस था, ताबेदार सा ताबेदार। हमें रिपोर्ट मिली है कि वान फाते के दुश्मन सिर्फ वान फाते के पीछे नहीं है, बल्कि उस घर में मौजूद एक कदीम आर्टिफैक्ट को भी हासिल करना चाहते हैं। तुमने जब फाते साहब से मेरा जिक्र किया होगा तो उन्होंने बताया तो होगा ना? गहरी आंखें एडम पे जमी थी। उसने नफी में सर हिलाया। मैं उनसे मिल भी नहीं सका और पूछना अजीब सा लगता था। शुक्र। खैर, तुम उनके लिए अजनबी हो, जाहिर है वो नहीं बताएंगे। तालिया ने सुकून की सांस ली। ये एंटीक पीस फिल वक्त उनके पास मौजूद नहीं है और वान फाते नहीं जानते कि वो कहाँ गया। ये देखो, क्या तुम इसको पहचानते हो? उसने कागज खोल के एडम के सामने रखा। वो पुलिस रिपोर्ट लगती थी, नेशनल ट्रेजर, कौमी विरसा और साथ उसकी तारीखी अहमियत। मगर एडम की नज़र प्रिंटेड तस्वीर पे जम गई। सुनहरे रंग का सिक्का। इसका दिमाग भग से उड़ गया। ये तो उसने बौखला के तालिया को देखा। ये तो मिसेस असरा ने मुझे दे दिया था। ओह, तालिया ने लब सुकेड़े। शायद असरा फाते साहब को बताना भूल गई। खैर एडम, तुम्हें वो सरकार को वापस करना होगा, क्योंकि वो सरकारी खजाना है। मुझे नहीं मालूम था कि वो सरकारी खजाना है। वो परेशान नजर आने लगा था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं एडम, बल्कि सरकारी खजाना वापस लौटाने पर सरकार तुम्हें बोनस देगी। और वो रसान से उसको तसल्ली देना चाह रही थी, मगर मैंने उसको तुड़वा के अपनी मंगेतर के लिए अभी अभी अंगूठी बनवाई है। चेतालिया। तालिया का सारा सुकून और एतमाद गायब हुआ। दिमाग भग से उड़ा। व्हाट? वो करंट खा के सीधी हुई, आंखें फटी की फटी रह गई। तुम बेवकूफ, बेअकल, जल्दबाज इंसान, ये तुमने क्या कर दिया है? किधर किधर है वो अंगूठी? फिर इसने खुद ही शॉपर में से झपटा और खोला। डब्बे के अंदर से अंगूठी निकाली, उंगलियों में टटोल के उसे देखा। उसने तुम्हारे सामने सिक्के को पिघलाया। बताओ, मैं जो पूछ रही हूँ। नहीं, वो सिक्का अंदर ले गया और अंगूठी के साथ वापस आया। डिजाइन मैंने उसे बता दिया था, फातिमा को उसके वालिद ने बचपन में। मगर तालिया को उसकी लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी ना थी। वो तेजी से उठी। कहाँ है वो शॉप? यहीं करीब में है। मगर अब क्या होगा? चेतालिया वो परेशानी से उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ आओ। एक हाथ में पर्स उठाए, दूसरे में अंगूठी दबोची और जारहाना अंदाज में आगे बढ़ गई। वो उसके पीछे लपका। बाजार में रश बढ़ता जा रहा था। धूप की हिद्दत में भी इजाफा हो रहा था। दोनों भीड़ में आगे पीछे चलते जा रहे थे। आगे चलती तालिया की चोटी कंधे पे सामने को पड़ी थी। पीछे चलते एडम को उसकी गर्दन की पुष्ट पे गोल सा निशान साफ नजर आ रहा था। ऐवान में निशिस्ते अंग्रेजी के हर्फ यू की सूरत लगी थी। मरकजी मकाम पे स्पीकर का ऊंचा चबूतरा था, जहां वो अपनी बुलंद कुर्सी पे बैठा कागजात को ऐनक लगा के पढ़ रहा था। अव्वलीन निशस्तों पे वजीर आजम बैठी नजर आ रही थी। गर्दन कड़ाए, सर पे स्टोल लिए वो बुत की तरह बैठा करती थी। ऊपर हॉल में यू की ही सूरत में गैलरी बनी थी, जहां कुर्सियां बिछी थीं। रिपोर्टर्स और हाजरीन वहां बैठे ऐवान की कार्रवाई देख रहे थे। पार्लियामेंट किसी भी जमहूरी मुल्क का सबसे बड़ा इदारा होता है। जमहूर का मतलब है अवाम। जमहूरी मुल्क वो होता है जहाँ अवाम वोट देकर अपना सदर या वजीर आजम चुनते हैं। बादशाहत जिन मुल्कों में होती है, वहाँ बादशाह अपना वारिस खुद चुनता है, जो अमूमन उसका बेटा होता है। मलेशिया चूंकि जमहूरी मुल्क है, इसलिए उसका पार्लियामान मुल्क का सबसे बड़ा और मुकद्दस इदारा है। यहाँ जो लोग अपने अपने इलाकों से वोट लेकर जीत के आते हैं, जमा होते हैं और मुल्क के कानून बनाते हैं। सियासतदानों का सिर्फ एक काम होता है, मिल बैठ के कानून बनाना, मुल्क के इदारों को मजबूत करना। आज भी यहाँ यही हो रहा था। सोफिया रहमान बिल लाई थी, यानी एक नया कानून। उसने तमाम मेंबर्स पार्लियामेंट के सामने रखा था और उसके लिए वोटिंग हो रही थी। सोफिया की जमात के करीबन 200 से जायद लोग पार्लियामेंट में थे और वान फाते की बारिसन नेशनल के 60 लोग।
رپورٹرز جمائیاں روکتے پہلے سے لکھ رہے تھے کہ بل پاس ہو جائے گا، کہاں 200 اور کہاں 60۔ وہ عبداللطیف کے قریب کرسی پہ ٹیک لگائے انگلیاں بائیں گال تلے رکھے کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں دوسری طرف اشر آ کے بیٹھا۔ میں نے پارلیمان میں آتے ہی سنا کہ آپ کے گھر چوری ہو گئی ہے۔ کاکا نے بھی نہیں بتایا۔ تشویش سے اس کی طرف جھکے وہ بولا تو فاتح نے صرف ایک گہری نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہو کیئرز، اور سامنے دیکھنے لگا۔ اشر البتہ ابھی تک تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امید ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، مائک درست کیا۔ اس کی تقریر کا وقت ہو چکا تھا۔ اشر زیر لب مسکرا دیا۔ جناب سپیکر، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سوٹ میں ملبوس مدھم مسکراہٹ لیے وہ دراز قد اور سمارٹ سا آدمی کہنے لگا، حکومتی اراکین کو چاہیے کہ وہ تحمل رکھیں، میں ان کو بور نہیں ہونے دوں گا۔ ہال میں کہا گونجا، دلچسپی بڑی، توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ آج اس بل کو 250 ووٹ مل جانے ہیں تو ہم 60 اپوزیشن اراکین کے نام میں ووٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ گردن گھما کے پورے ہال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں ملیشیا کے لوگوں کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے لوگ جب بھی ایک بڑے عدد کے مقابلے میں چھوٹے عدد کی مخالفت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان چند لوگوں کی ہاں یا نہ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ مخالفت ادبی نہیں، اصولی ہوتی ہے۔ ہم لوگ صوفیہ رحمان کے اس قانون کے خلاف ووٹ اس کو ہرانے کے لیے نہیں ڈال رہے۔ ہم اپنا اختلاف، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں۔ ہم تھوڑے ہیں مگر ہم نام میں ووٹ دے کر سارے ملک کو پیغام دینے آئے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنی کم تعداد سے گھبرائے بغیر ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے، اور اگر ہم یہ کہنا سیکھ لیں تو ہم میں سے ایک ایک مخالف کے 10 پہ بھاری ہوگا۔ کیونکہ صوفیہ رحمان صاحبہ صرف اپنی اور اپنے والد کی کرپشن کو چھپانے کے لیے۔ ہال میں شور گونجنے لگا، تادیبی فکرے، نعرے۔ وان فاتح بھی مزید اونچا بولنے لگا، اور اپنی چوری کو بچانے کے لیے حکومتی ارکان جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ روز نت نئے بل لے آتی ہیں تاکہ لوگوں کو بے وقوف بنا سکیں۔ لوگ کھڑے کھڑے ڈیسک بجانے لگے جس کا مطلب احتجاج تھا۔ فاتح کی آواز مزید بلند ہو گئی اور گردن پہلے سے زیادہ اونچی۔ مگر پردھان منتری صاحبہ، یاد رکھیے گا جب تک وان فاتح رامزل زندہ ہے وہ آپ سے آپ کی چوری کا حساب مانگتا رہے گا، اور ایک دن آپ کو اس ملک میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کسی نے بل کی کاپیاں ہوا میں اڑائیں، کسی نے فائلیں نیچے گرائیں۔ اپوزیشن کے 60 اراکین کاغذ اچھالتے ہوئے نعرے بھی لگا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہم اس بل کی مخالفت میں ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں، کہہ کے وہ مائک پہ جھکا اور ڈیسک پہ 2 دفعہ زور سے ہاتھ مارا، پھر سیدھا ہوا اور نشست کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ باریسن نیشنل کے اراکین کاغذوں کے پرزے اچھالتے اس کی میت میں دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حکومتی اراکین شور کر رہے تھے، اور اسپیکر مسلسل بیٹھ جائیے، ایسے نہ کیجیے کہہ کے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپوزیشن اراکین باہر نکلے تو وہاں کھڑے رپورٹرز دڑا دڑ تصاویر کھینچنے لگے۔ فاتح جو سب سے آگے تھا مسکرا کے ہاتھ فضا میں ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ مسز اسرا کا فون ہے سر۔ وہ راہداری میں چلتا جا رہا تھا جب عثمان نے اپنا فون اسے لا دیا۔ فاتح نے فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کال کر رہی تھی، تم اٹھا نہیں رہے تھے۔ فائل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ فکر مند لگ رہی تھی۔ تمہارے بھائی کو بہتر پتہ ہوگا۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ وہ تالیہ جاتے ساتھ اشر کو بتائے گی، اور اشر بہت برا منائے گا کہ ہم نے تالیہ پہ شک کیا۔ مجھے یقین ہے یہ اسی کا کام ہے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ عثمان خاموشی سے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا ہم اوریجنل فائل دوبارہ نہیں نکلوا سکتے؟ جب گھر تمہارے نام رجسٹرڈ ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ فائل اگر ایش نے چوری بھی کروائی ہے تو اب وہ تو ہمیں نہیں ملنی۔ بہت وقت لگ جائے گا اس میں۔ خیر میں مصروف ہوں، گھر آ کے بات کرتا ہوں۔ اس نے فون عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ اب وہ اکتایا ہوا لگنے لگا تھا۔ فارس کو ڈھونڈو، اس سے کہو مجھ سے پارکنگ میں ملے، ہرنوں کے پاس۔ کچھ سوچ کے بولا تو عثمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لفٹ کے دروازے کھلنے کو تھے۔ فاتح نے چہرے پہ وہی مسکراہٹ طاری کر لی، سیاست دان کا بزنس فیس۔ بازار میں سرخ اونٹوں کی روش بنی تھی جس پہ بھیڑ کے درمیان وہ دونوں چلتے جا رہے تھے، سفید ہیٹ پہنے، سنہری چوٹی آگے کو ڈالے۔ تالیہ آگے تھی اور ایڈم پیچھے۔ وہ جس جارحانہ انداز میں جا رہی تھی، ایڈم بار بار اس کا غسیلا چہرہ دیکھ کے سوچتا کہ یہ تو جاتے ساتھ ہی جولر کی گردن دبوچ لے گی۔ جولری سٹور پہنچتے ہی تالیہ سیدھی اندر گھس گئی۔ ایڈم پیچھے لپکا۔ شوکیس کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ تالیہ کو دیکھ کے وہ خوش اخلاقی سے مسکرا کے اٹھا۔
अस्सलाम वालेकुम मैडम। कहीं पीछे तेज पंखे चलने की आवाज आ रही थी। वालेकुम सलाम अंकल, ये मेरा भाई अभी आपसे अंगूठी लेकर गया था। बहुत ही जल्दबाज है ये। मुझे बताइए मैं इसका क्या करूं? आखिर ये कब बदलेगा? वो कुर्सी पे बैठते साथ ही शुरू हो गई। दोस्ताना लहजा, कदरे पचकाना आवाज। एडम मोहम्मद ने बेयकीनी से उसे देखा। वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रही थी। अब देखे ना, हमारी माँ का सिक्का ही बेच दिया, वो भी अपनी बीवी के लिए। जिस दिन से उसकी शादी हुई है हम बहन भाई तो मुश्किल में पड़ गए। अब बताएं मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मासूमियत से पूछते हुए पलकें झपकी। वो सिक्का तो हमने पिघला दिया मैम, सेल्समैन मतानत से उसके मुकाबिल खड़े बोला। चे वो मिस्टर वो आगे को हुई और बेबसी भरी मासूमियत से बोली, वो सिक्का हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे दो छोटे छोटे अकलौते माँ बाप हैं, वो शदीद नाराज होंगे। एडम बस खड़ा उसे देख रहा था, मुंह खोले। मैम वो सही कह रहा है, सिक्का हमने पिघला दिया है। हम आपकी रकम वापस कर सकते हैं मगर सिक्का नहीं। एक उदेड़ उमर साहब कोने से उठ के इस तरफ आए तो तालिया ने मुस्कुरा के गर्दन मोड़ी और दिलचस्पी से उनको देखा। फिर हैट उतार के शोकेस पे रखा। आपने नाश्ते में अंडा खाया था क्या? इन साहब ने अचंभे से उसे देखा। जी, आपकी शर्ट पे इधर अंडे का दाग लगा है। शायद आप नाश्ते के बीच में थे जब आपके इस मुलाजिम ने आपको कॉल करके बताया कि एक बेवकूफ़, एडम की तरफ इशारा किया, एक एंटीक सिक्का लेकर आया और आप भागे भागे चले आए। जूलर और इतने आराम से एंटीक पिघला दे, मैं कैसे मान लूँ? हूँ? फिर से पलकें झपकी। बेटे मुझे वाकई सिक्के की तारीखी अहमियत का इल्म नहीं। हम फौरन सोना पिघला देते हैं और वो इसने मेरे सामने पिघला दिया है। वो पक्के रहे। तालिया ने कोहनी शोकेस पे रखी और हथेली पे गाल जमाया। मैं पुलिस को बुला लूं अंकल? हमने कानूनी तरीके से अंगूठी बनाई है, बिल वगैरह सब हमारे पास है। पुलिस क्या करेगी बेटा? नहीं अंकल, अंगूठी के लिए नहीं, इन पंखों के लिए। इसने मुस्कुरा के अबरू से इशारा किया। सबकी गर्दनें मुड़ी। कोने में एक दरवाजा था जो दुकान के अंदर खुलता था। उधेड़ उमर सेल्समैन के अबरू इकट्ठे हुए। क्या मतलब? ये दुकान बिल्कुल कोने में है, अलग थलग से, और इसके बेसमेंट से पंखों की आवाज आ रही है। आपने बेसमेंट में पंखे क्यों चला रखे हैं? हूँ? वो मुझे सोचने दें। हथेली पे गाल रखें, आंखें बंद करके सोचा, फिर खोल के मुस्कुराई। नीचे तय खाने में जड़ी बूटियां उगाते हैं आप, है ना? नशा आवर बड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां, ड्रग्स। इनकी बू यहाँ तक आ रही है, मुझे तुम्हें आ रही है ना भाई? एडम ने महज सर इस बात में हिलाया। वो बिल्कुल चुप हो गया था। दोनों दुकानदारों ने एक दूसरे को देखा था। अब बाजार के लोग तो आपसे डरते हैं, किसी को बताते नहीं, लेकिन मैं तो नहीं डरती। मैं तो पुलिस को बुला सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ क्योंकि आपके रिस्क पे पैर मारूं, इसलिए। दूसरी हथेली सीधी फैलाई। मेरा सिक्का मेरे हाथ पे रख दें और समझे हमने आपसे कभी कुछ लिया ही नहीं। उदेड़ उमर दुकान का मालिक चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर लड़के को इशारा किया। वोट के अंदर चला गया। वापस आया तो थैली हाथ में थी। इससे पहले कि उसे तालिया के हाथ पे रखता, एडम ने शुक्रिया कह के वो उससे ले ली। ये वापस ले लीजिए। संजीदगी से उसने अंगूठी वाला बैग परे धकेला। अरे मैं इसकी पेमेंट करती हूँ। तालिया ने पर्स खोला मगर वो बाहर जा रहा था। जरूरत नहीं, वो खुश्क लहजे में कह के निकल गया तो तालिया संभल के मुस्कुराई और थैंक यू अंकल कहती उसके पीछे लपकी। वो बाहर रविश पे चलता जा रहा था, संजीदा खामोश। तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? एडम ने खफा नजर उस पर डाली। आपने एक ही सांस में इतने सारे झूठ बोल दिए। क्या तुमने नूर से झूठ नहीं बोला था कि मैंने तुम्हें तोहफे देकर भेजा है? वो संजीदगी से बोली तो एडम ने मुड़ के उसे देखा। सीने पे बाजू लपेटे, सर पे तिरछा हैट रखे, वो अंदर वाली पचगाना सादा लड़की से मुख्तलिफ नजर आ रही थी। जी, आपकी वजह से झूठ बोलना पड़ा था मुझे, लेकिन आपने एक ड्रग्स के चलते कारोबार को नजरअंदाज कर दिया। इस सिक्के के पीछे तो मैं क्या कर सकती थी? आप पुलिस ऑफिसर हैं, इनको गिरफ्तार करती हूँ, सिक्का बरामद कर लेती। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। जो काम जरूरी होता है उस पर फोकस किया जाता है। हाँ, वो रविश के दरमियान में खड़े थे। लोग उनके अतराफ में आ जा रहे थे। धूप तेज हो रही थी। मगर आप इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेती हैं? आई लाई फॉर अ लिविंग। वो संजीदगी से उसके जिद चेहरे पे नजरें जमाए हुए बोली। अब मुझे ये सिक्का दो ताकि मैं इसको सरकार को लौटाऊं, तुम्हारा बोनस तुम्हें दिलाऊं। हथेली फैलाई। क्या आप वाकई पुलिस ऑफिसर हैं? मैं फोर्सेस में था, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में। ओह, तालिया के अब्रू पीछे हाथ वापस खींच लिया। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? ठीक है, करो शक, बल्कि ऐसा करो ये सिक्का भी तुम ही रख लो। मैं रिपोर्ट लिख दूंगी और इस केस से अलग हो जाऊंगी। आगे डिपार्टमेंट जाने और तुम जानो। कह के वो गुस्से से आगे बढ़ गई तो वो कुछ खफा, कुछ उलझा हुआ मुड़ा। चे तालिया। तालिया तेवरा के घूमी और उन्हीं बरहम आंखों से उसे देखा। तुम्हें भी ज्वेलर की तरह सिक्के का लालच आ गया है? तुम अपने लिए रखना चाहते हो तो शौक से रखो। अगर मुझ पे एतबार नहीं तो जो चाहे करो। हाँ, अगर एतबार आ जाए तो मुझे फ़ोन कर लेना, मुझे और भी काम है। फिर वो रुकी नहीं, तेज तेज आगे बढ़ गई। एडम ने उसे नहीं पुकारा। वो शशो पंज में खड़ा रहा। बाजार से बाहर निकलते हुए उसने दातिन का नंबर मिलाया और मोबाइल कान से लगाए
کار کی طرف آئے۔ اب وہ قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ سکہ مل گیا ہے مگر وہ ایڈم کے پاس ہے۔ ایڈم کو مجھ پہ شک ہو رہا ہے۔ نہیں، میں اس سے وہ چرا نہیں سکتی، اس کو چرایا نہیں جا سکتا۔ فی الحال ایڈم اس کا مالک ہے اور اسے وہ مجھے اپنی مرضی سے دینا ہوگا۔ اس کا شک کم ہو تو مجھے کال کر لے گا، نہیں تو کوئی اور حل سوچتی ہوں۔ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے کہہ ہی رہی تھی کہ مانوس سی رنگ ٹون سنائی دی۔ وہ چونکی، پھر جلدی سے پرس کھولا اور سیاہ سیل فون نکالا۔ حالم کا فون، جس کی اسکرین پہ فارس کا نمبر چمک رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور داتن کا فون کاٹ دیا۔ سنہرے بالوں والی ساری لڑکیاں خالی دماغ کی نہیں ہوتی توانکو، اب وہ وقت آ گیا کہ آپ یہ بات سمجھ لیں۔ تلخی سے مسکرا کے بڑبڑائی اور فون کان سے لگا لیا۔ بولو فارس۔